अपना पेज है ये 186। योग और विज्ञान दृष्टिकोण में अंतर। भाई इनके दृष्टिकोण के अंदर अप्रोचेस कैसे हैं इनके। योग एक तरीके से अप्रोच करता है, विज्ञान एक तरीके से अप्रोच करता है। इनके अप्रोच क्या हैं? हम देखते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान अनिवार्य रूप से और स्वयं तथ्यों के दबाव के कारण उन्हीं सत्यों की ओर अग्रसर होता है जो प्राचीन ऋषियों द्वारा हजारों वर्षों पूर्व प्राप्त किए गए थे। वे उन तक कैसे पहुंचे? अटकलों से नहीं, जैसा कि विद्वान व्यर्थ ही कल्पना करते हैं, अपितु योग के द्वारा। क्योंकि विज्ञान के मार्ग में जो बड़ी बाधा खड़ी हुई है वह है अपनी विषय वस्तु के भीतर प्रवेश करने में उसकी असमर्थता। एक ऐसी आवश्यकता जिसके कारण वह बाहरी अध्ययन से अनुमानों पर निर्माण करने का श्रम करता है और जीवों की चीरफाड़ या अन्य निर्मम प्रयोगों के द्वारा इस कमी को पूरा करने के इसके सभी हताश और क्रूर प्रयास इस दोष को दूर नहीं कर सकते। योग अवलोकनकर्ता में दैहिक बोध और मानसिक अहंकार बोध की कृत्रिम बाधाओं को विलीन करके वस्तु के भीतर प्रवेश करने में हमें सक्षम बनाता है। यह हमें व्यक्तिगत अनुभव की छोटी पकड़ से बाहर ले जाता है और हमें महान वैश्विक धाराओं में छोड़ देता है। हमें व्यक्तिगत मनः कोश से बाहर ले जाता है और हमें वैश्विक सत्ता और वैश्विक मन के साथ एक कर देता है। इसलिए प्राचीन ऋषि वह देखने में सक्षम थे जो अब हम फिर से अस्पष्ट रूप से देखना शुरू कर रहे हैं कि केवल प्रकृति स्वयं एक अनंत उद्देश्यपूर्ण और विवेकपूर्ण अवैयक्तिक प्रज्ञा या चेतना की शक्ति है। प्रज्ञा प्रसृता पुराणी, अपितु यह कि भगवान प्रकृति के भीतर और उसके ऊपर अनंत वैश्व व्यक्तित्व के रूप में, विश्व में सार्वभौम सत्ता के रूप में, किसी रूप विशेष में व्यक्तिभूत और साथ ही वैश्विक के रूप में निवास करते हैं, या वे आत्म चेतना के रूप में निवास करते हैं जो अपनी विशाल और जटिल क्रियाओं को देखती, आनंद लेती और अपने उद्देश्य के लिए उनका संचालन करती है। केवल प्रकृति ही नहीं, पुरुष भी है। अब इसका आप क्या समझते हैं? इसमें आप अपनी अपनी कोई अगर बता सकें तो आप देख लीजिए इसमें क्या बात समझ में आती है इस अप्रोच के अंदर, और इसके निष्कर्ष फिर बाद में क्या क्या निकल। भाई इसके अंदर तो जो अपनी बात है बेसिकली, जो अभी साइंस जो ट्रायल एंड एरर मेथड से ही सारे काम करता है। एक चीज़ का प्रयोग किया, पहले उसको जानवरों पे काम में लेते हैं, फिर बाद में खूब सारे ट्रायल एंड एरर करके आदमियों पे काम में लेते हैं, चाहे दवाई हो, चाहे कोई किसी भी तरह की कोई चीज़ हो। तो साइंस काम कर करके सेंटेंस वाइज चलते हैं इसके अंदर, सेंटेंस वाइज चलो। हाँ, तो सेंटेंस वाइज लाइक आधुनिक मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान के लिए बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी के लिए बात कर रहे हैं। अनिवार्य रूप से और स्वयं तथ्यों के दबाव के कारण उन्हीं सत्यों के अग्रसर होता है जो प्राचीन ऋषियों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व प्राप्त किए गए थे। जैसे कि अपन अभी देखते हैं कि कई सारी स्टडीज आई हैं, वो ये कहती है कि सन, ये जो डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, ये सारी चीज़ें, ये तो जो आज ये लोग साइंस के साथ में जो गैलीलियो ने उसका आविष्कार किया, उनके बाद में सब चीज़ों का आया, उन्होंने बहुत बाद में इस चीज़ को लेकर के आए कि धरती गोल है। ये सब तो अपने को पुराने समय से ऋषियों द्वारा हजारों वर्ष प्राप्त किए गए तथ्य थे। तो वो ऋषि उन तक कैसे? मनोविज्ञान की बात है ये, आधुनिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अप्रोच क्या है?
तथ्य का दबाव, तथ्य का कैसा क्या दबाव हो सकता है, और आधुनिक मनोविज्ञान किस ओर अग्रसर हो रहा है, किस तरीके से। अपन जो ये बात कर रहे हैं ये तो खैर भौतिक विज्ञान की बात हो गई, सर मनोविज्ञान कैसे अग्रसर हो रहा है। हाँ, रविकांत जी कुछ बोले क्या? हाँ जी, मैं जैसे मनोविज्ञान इस तरह से है ना कि हम यहाँ बैठे बैठे विश्व में किसी के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, कोई भी प्रक्रिया कर सकते हैं। ये वैश्विक स्तर पे हम यहाँ बैठे बैठे काम कर रहे हैं। साइंस इस पे काम नहीं करता है। साइंस तो तथ्यों के आधार पे काम करता है। जैसे चीड़ फाड़ के बारे में लिखा है, मेंढक का डिसेक्शन कर लिया, आदमी का डिसेक्शन कर लिया, उसमें जो तथ्य निकल के आते हैं चीड़ फाड़ करके, और एक इसमें शब्द आया है, तर्क के द्वारा आदमी वहां नहीं पहुंच सकता, या पहले में है या किस में है, तो ये तर्क की चीज नहीं है। ये मनोविज्ञान जो है, विज्ञान तर्क वगैरह शायद पहले वाले में मैंने पढ़ा था। और एक चीज जो समझ में नहीं आई है, वो केवल प्रकृति ही नहीं है, पुरुष भी है। सबसे आखिरी शब्द जो है वो तो चलो बाद में देख लेंगे हम। तो मनोविज्ञान से मेरा तात्पर्य यही है कि आदमी यहाँ बैठे बैठे किसी भी चीज के मनोवैज्ञानिक तरीके से उस चीज के बारे में डिस्कस कर सकता है या सोच सकता है या कोई भी कार्य कर सकता है, मगर साइंस ऐसा नहीं कर सकती है। ये नहीं, चीज ये तो ये कह रहे हैं, हम देखते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान अनिवार्य रूप से और स्वयं तथ्यों के दबाव के कारण तथ्य इतने ओवरवेलमिंग हैं कि वो चाह के भी उनको अस्वीकार या दरकिनार नहीं कर सकता। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान जो है अनिवार्य रूप से उन्हीं सत्यों की ओर अग्रसर होता है जो प्राचीन ऋषियों द्वारा हजारों वर्षों पूर्व प्राप्त किए गए थे। मनोविज्ञान तो कौन से तथ्य या क्या कैसे समझे हम कि वो अनिवार्य रूप से उन्हीं चीजों की ओर मूव कर रहा है, ये कैसे समझें? पहले तो वे उन तक कैसे पहुंचे। सारी चीजें सब कुछ साइकोलॉजिकल ही है और फिजिकली उससे कोई चीज रिलेटेड है ये। हाँ, कैसे कैसे मानते हैं वो? जैसे कि वो अब गॉड पार्टिकल की बात करें कि जैसे अल्टीमेटली और कुछ नहीं है, वो लाके सारे जितने भी सारे काम करने के बाद में अल्टीमेटली साइंस आ रहा है कि भी कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, कोई ये चीज़ नहीं है, सारे के सारी चीज़ें वैसे साइकोलॉजिकल है लेकिन अल्टीमेटली फिजिकल की तक भी आती है कि जीवों की चीर फाड़ निर्मम प्रयोग द्वारा, लेकिन कोऑर्डिनेशन बैठ नहीं रहा। तथ्यों के दबाव के कारण उन्हीं सत्यों की ओर अग्रसर होता है जो प्राचीन ऋषियों द्वारा हजारों वर्षों पूर्व प्राप्त किए गए थे। जो सत्य प्राप्त किए थे, भाई इन्होंने ये प्राप्त किया प्राचीन ऋषियों ने कि जो स्केल के अंदर जितने ही हम नीचे आते हैं ये उसके पूर्ववर्ती स्केल के अंदर है, उसका परिणाम है। भौतिक है वो उसके पीछे वाइटल है या उसके सूक्ष्म जो भौतिक है उसका परिणाम है। तो आधुनिक मनोविज्ञान यदि चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर है या किसी भी क्षेत्र के अंदर है, वो ये मानना शुरू उसने किया है कि गिवन कंडीशंस के अंदर एक को रोग होता है, दूसरों को रोग नहीं होता। तो इसके अंदर वो उसके कहते हैं कि भी मनोवैज्ञानिक इसकी स्थिति एक की ये थी और एक की सुदृढ़ थी। तो वो चाहे न चाहे पर किन्हीं भी गिवन कंडीशंस के अंदर आप कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करो कि कोई एक फिनोमिना के अंदर तो कोई चीज काम करती है, दूसरे के अंदर नहीं करती। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि उसकी डीपर लेयर्स हैं या फिर सूक्ष्मतर उसकी शक्तियां हैं जो भौतिक के ऊपर असर डालती हैं। तो प्राचीन ऋषि ये जानते थे कि जो लोअर जितना भी हम स्केल के अंदर आते हैं वो उससे डीपर या हायर स्केल का परिणाम है, डेरिवेटिव है उसका। पर ये जो सत्य है वे उन तक कैसे पहुंचे? भाई आज बहुत इस चीज को मानना शुरू किया है इन्होंने कि कला कहां से आ रही है। अब आधुनिक मनोविज्ञान तो इन्हीं से डील करेगा। अगर चिकित्सा को भी वो डील करेगा तो वो एक व्यक्ति
मतलब परिवार के अंदर 4 व्यक्ति हैं, एक के ऊपर और एक ही कंडीशन के अंदर हैं, तो एक को रोग क्यों आया? संस्था के अंदर एक ही तरीके का भोजन कर रहे हैं, उनके अंदर अलग-अलग तरीके की मानसिकता क्यों? अलग-अलग ये क्यों? तो जब मनोविज्ञान का क्षेत्र आता है और उसके डेरिवेटिव्स हैं, फिर बाद में आपके हेल्थ के ऊपर कैसे आया, आपके जीवन में वो किस तरीके से काम करेगा, ये सारा जो अगर आधुनिक मनोविज्ञान इसको रीड करता है, फिर अलग-अलग संस्कृतियों के अंदर वो कैसे काम करता है, उसके पूरे फिर बाद में वो अनुप्रयोग मतलब उसके एप्लीकेशन सोचता है कि ये कैसे-कैसे काम करता है। इसके अंदर ये व्यक्ति प्रसन्न है, और अगर प्रसन्न है तो उसका ये, फिर वो कहते हैं प्रसन्नता के कारण इसको जल्दी रिकवरी होती है। वो ये कह रहे हैं जैसे जर्म है रोग का, वैसे प्रसन्नता का भी एक जर्म है। वो धीरे-धीरे उसको भी अपने ही टर्म्स पे रिड्यूस कर लेते हैं, पर आधुनिक मनोविज्ञान इस चीज़ को मान रहा है कि भौतिक के ऊपर भी आपके मनोवैज्ञानिक हेल्थ है, या मनोवैज्ञानिक कोई तत्व है, कोई चीज़ है इसके पीछे। भौतिक के पीछे कोई चीज़ है जो भौतिक के ऊपर चीज़ अपना परिणाम लाती है, दबाव लेके आती है। तो अनिवार्य रूप से और स्वयं तथ्यों के दबाव के कारण, तथ्यों का दबाव इस तरीके का है, आप कैसे एक्सप्लेन करो इस चीज़ को? भाई गाय को आपने सपोज़ म्यूज़िक सुनाया, अब आप ये कहें भी इसके दूध बढ़ा है, तो अब तथ्यों का दबाव हो गया आपके सामने। भाई खाली ध्वनि के प्रयोग से कोई भौतिक तो आपने उसको दवाई दी नहीं, आपने उसको कोई चीज़ दी नहीं। एकदम प्योरली ये तो ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर आपको, आपने किन्हीं कंडीशंस के अंदर मदर्स को, जो माएँ हैं, उनको एक गिवन कंडीशंस के अंदर रखा। एक को सर्टेन संगीत सुनाया गया, दूसरों को नहीं सुनाया गया। अब जो बच्चे हैं, उनके ऊपर उसका साइकोलॉजिकल क्या प्रभाव पड़ा, तो ये तथ्य इतने ज़्यादा आपके ऊपर अभिभूतकारी हैं, आप इनको दरकिनार नहीं कर सकते। वैसे ही बहुत-बहुत फील्ड हैं, भई जितनी भी ऑब्जेक्टिव स्टडी है, ये मानने को तैयार नहीं है कि वो हमारी सब्जेक्टिविटी के आधार पे ही है। पर जितना भी ये इसको देख पा रहे हैं, मनोविज्ञान के आधार के ऊपर, फिर बाद में ये नियम निकालते हैं, भई ये नियम है। चिकित्सा के अंदर ये देखते हैं, भई ये इस तरीके की हेल्थ है। सारे नहीं मानते, तो भी आधुनिक मनोविज्ञान अपने क्षेत्र के अंदर उन्हीं सत्यों की ओर, जाने-अनजाने, चाहे न चाहे, पर तथ्यों का दबाव इतना है कि वो अग्रसर हो रहा है। कौन से जो सत्य हैं, जो प्राचीन ऋषियों द्वारा हजारों वर्षों पूर्व प्राप्त किए गए थे। मतलब दिशा वही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्राचीन ऋषियों ने जो प्राप्त किया वो सारी चीज इन्होंने प्राप्त कर ली, ये नहीं। पर कम से कम ये कि आपके भौतिक के ऊपर जो चीज प्रभाव डालती है, उसके पीछे सूक्ष्मतर शक्तियां हैं, या आपका मनोविज्ञान है। अगर व्यक्ति स्वयं प्रसन्न नहीं है, तो प्रसन्न समाज का निर्माण कैसे कर सकता है? अगर इतनी बात भी ये, पर भौतिक विज्ञान है वो तो ये चीज कोई इस तरीके से मानता नहीं, वो इसको इस तरीके से नहीं मानता, इसलिए ये कह रहे आधुनिक मनोविज्ञान। फिर बाद में वो आगे बात करेंगे वे उन तक कैसे। ठीक है, यहाँ तक तो बात दीपक। हाँ, टू नेक्स्ट आगे सही है। आगे चलो, वे उन तक कैसे पहुंचे। लेकिन फिर भी कोरिलेशन जैसे वे ऋषि उन तक कैसे पहुंचे, अटकलों से नहीं, हाँ, जैसा हाँ, कि विद्वान व्यर्थ ही कल्पना करते हैं, अपितु योग के द्वारा। हाँ, योग के द्वारा जो अपने श्रुतियों में को उदाहरण भी आता है कि योगी पूरे ब्रह्मांड को ऐसे देखता है जैसे हाथ पे रखे हुए आंवले के समान, करतल गते आमलम, कुछ ऐसा उसकी टर्म भी है। तो वो सब कुछ को उसकी चेतना में प्रवेश करके, अब माता जी है, माता जी के बारे में पढ़ने को सबको पता है कि फ्लावर्स के नाम दिए हैं, तो ऐसा नहीं कि उसकी कोई चीर-फाड़ करी, कुछ हो गया, वो तो उसकी चेतना के साथ में अपने आप को जोड़ लिया। चूँकि सब लोग जो कुछ भी है, अगर अपन उसको देखते हैं तो अपन उसके साथ में ही एक ही चीज़ है, दूसरा तत्व तो है ही नहीं। तो उसकी उस चेतना के भीतर प्रवेश किया, तो उससे उसकी सारी चीज़ सामने आ गई हाँ, कि ये मतलब क्या कर युक्त होने सकता का है, क्या नहीं। योग, मतलब आप उससे युक्त युक्त। होकर के, उससे युक्त हो गए, तो उसकी हाँ, जो उसके गुण धर्म है सारे सामने आ गए। भी तुलसी हम्म, कहाँ पर काम आएगी, कौन-सी चीज़ कहाँ काम आ सकती, कुछ भी चीज़, मतलब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, जो अपने से बाहर तो कुछ है ही नहीं। इसलिए कि
कोई कल्पना नहीं करते, लेकिन वो योग युक्त होकर के योग के द्वारा उसके साथ में एक हो जाते थे, तो उन अटकलों से नहीं वैसे उस तक पहुंचते थे, क्योंकि हाँ, पर विज्ञान के अब मार्ग जैसे में। इसमें क्या है भाई, हम्म जैसे किसी के चोट लगी, हम्म अब मैं अप्रत्यक्ष रूप से ये सोच रहा हूँ, अच्छा मेरे भी किसी समय चोट लगी थी, तो आज इसके ब्लीडिंग हो रही है, कहीं इसके कट लगा है, तो इसके जरूर दर्द हो रहा होगा। ये अप्रत्यक्ष तरीका है। और कुछ हम्म मैंने उसके संवेदनों को महसूस किया, तो मैं उसके प्रति अपनी संवेदनाएं हैं, सिंपैथी है, वो व्यक्त करता हूँ। पर ये नॉलेज बाई आइडेंटिटी नहीं है, डायरेक्ट टच नहीं है मेरे को। डायरेक्ट। ये अप्रत्यक्ष तरीका है। अब पेड़ क्या महसूस कर रहा होगा, इसलिए वो कह रहे हैं नॉलेज बाई आइडेंटिटी। वो ही चीज आप बन गए, जैसे आप अभी कह रहे थे, फूलों से तादात्म्य प्राप्त करके। पर इसके अंदर भी है, ये क्या फूल अपने आप के विषय में जानता है? अरे मनुष्य ही नहीं जानता अपने आप के विषय में। हम्म तो मैं एक पेड़ बन जाऊं, तो पेड़ क्या हम्म महसूस कर रहा है, वो तो ठीक बात है, तो मैं समझ जाऊंगा। पर हम्म उसकी रियलिटी क्या है, ये पेड़ को स्वयं को नहीं पता, मनुष्य को स्वयं को नहीं पता। हम्म इसलिए अवतार आपके लिए वो काम कर देता है जो आप अपनी डीपेस्ट एस्पिरेशन के अंदर स्वयं नहीं कर पाते। वो आपके संकल्प को ऐसे प्रभावी कर देता है, जैसे कि आपकी डीपेस्ट जो चीज है, वो उसको कैसे प्रभावी करती, वो परमात्मा को पुकार करती, उसका उत्तर आ जाता। वो मैकेनिज्म आपके लिए अवतार अपने आप कर देता है, वैश्विक चेतना के अंदर आके सबके लिए इस तरीके से कर सकता है वो प्रभावी, योग के द्वारा। और योग हमने कहा शुरू कैसे होता है, अगर आप रसेलवाद के तरीके से शुरू करोगे, तो आप तो प्रेमिसेस भौतिक तत्व को मान लोगे। इसीलिए भौतिक जो है जड़ तत्व को आधार मानता है सारी चीज का। और योगी इन सारों से परे होके कहता रियलिटी क्या है, उस तक चलो। वो इसको रियलिटी नहीं मानता, रियलिटी कि ये रियल है, पर किसी कारण से रियल है। इसका कारण डीपर है। ये भी रियल है, वो भी रियल है, सारे रियल हैं। पर यदि उसका मूल तत्व हटा दिया जाए, अरे भाई शरीर आपका है, पर आपके अंदर जो आपका वास्तविक तत्व है, वो निकलने के बाद शरीर को कितना देर रखते हैं? घर वाले ही नहीं रखते उस शरीर को। इतना दिन जिसके आधार पे सारी चीज, सारे आपके जो रिलेशंस हैं, जो इन्होंने एस्टेब्लिश कर रखे थे, वो उसमें से वो चीज निकल जाती है, वही उस शरीर को नहीं रखते। तो योगी जो है उन सारों के भीतर उस शरीर को भी मानता है, उस प्राण को भी मानता है, पर इन सबको कब किसके आधार पे मानता है? उस पर्टिकुलर तत्व के आधार पे जो इन सबको धारण करता है, और वो इन सारों को सही मानता है। तो अटकलों के द्वारा वो नहीं पहुंचा, जैसा कि विद्वान व्यर्थ ही कल्पना करते हैं, अपितु योग के द्वारा, युक्त होने के द्वारा, नॉलेज बाई आइडेंटिटी, सीधे ही वो जानता है उस चीज को। आपको उसके अंदर विवेचन करना, और उसके लिए ही विज्ञान की शक्तियां हमने जो बात करी थी, जब तक आपके पास विज्ञान की वो शक्तियां नहीं होगी, आप इसके पास नहीं जा सकते। विज्ञान की शक्तियों के अंदर इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, रेवलेशन है, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन है। ये सारी शक्तियां वो, और माइंड किस तरीके से, किस आधार पे काम करता है? आपकी इंद्रियों से सूचना लेगा, मनस के अंदर जाएगी, मनस रिपोर्ट करेगा बुद्धि को, बुद्धि का जिस तरीके का गठन है, वो फिर बाद में वापस, और मनस के अंदर भी हमने कहा वो अपने आप में इंद्रिय भी है और वाहिका भी है। तो आप इंद्रिय संवेदनों के अलावा भी वो चीजें ग्रहण करता, भय है, क्रोध है, सबकॉन्शियस से कितनी कितनी चीजें उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, ये मिलके बुद्धि के अंदर जाती है। बुद्धि के अपने तौर तरीके हैं, वहां से चीजें फिर आती हैं। तो आपका एक्शंस इसी प्रपंच के अंदर चलता रहता है। योगी का तरीका बिल्कुल अलग है, हमारा तरीका बिल्कुल अलग है। तो ये सारी चीज को फॉल्सिफाई कर देता है। हमारा जो इंद्रियबद्ध तरीका है, ये मिथ्यात्व के अंदर कर देता है सारी चीज को। तो योगियों ने अटकल के द्वारा नहीं, कि स्पेक्युलेशंस कर रहे हैं, जैसा कि विद्वान व्यर्थ ही कल्पना करते हैं कि बैठ के उन्होंने ध्यान किया, चिंतन किया, और फिर बाद में ये इस तरीके से उजागर हुए। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा करके कभी भी एस्ट्रोलॉजी के जिन चीजों के ऊपर ये गए हैं, अपनी ये जो आज के उपकरण हैं उनसे तो नहीं जा सकते। वेद के अंदर जिन सूत्रों को इन्होंने दिया है, साइकोलॉजिकल सूत्र हैं, आध्यात्मिक सूत्र है, गुह्य सूत्र हैं, आपके भौतिक
दयानंद सरस्वती ये कह रहे हैं कि इवन भौतिक विज्ञान के ऐसे सूत्र हैं जो अपनी वर्तमान तरीका है भौतिक विज्ञान का, वो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। ये तो कह रहे एक से वो निर्माण कर सकते हैं, नए ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं, भौतिक तत्वों का निर्माण कर सकते हैं मंत्रों से, तो भौतिक विज्ञान तो वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो ये सारी चीजें, और आयुर्वेद के अंदर आप देखें कई ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं, कई ऐसे तरीके हैं, अपने आप में वो भयंकर विष है, उसको इस प्रक्रिया से इन तौर तरीकों से शोधो आप, और इस तरीके से दो, तो अटकल के से कभी कर सकते हो क्या? कितने एक एक्सपेरिमेंट को देके ये सारे जितने भी हमारी विद्याओं के जो सत्य हैं, जिन तक वो पहुंचे हैं, भौतिक विद्याएं भी हैं, वो वही अटकलों से नहीं पहुंचे, वो तो सुप्रीम इंटेलिजेंस है। मैंने बताया ना, जो श्री अरविंद बता रहे हैं विज्ञान की शक्तियां हैं, आपके अंदर यदि वो ऑपरेटिव हो, वो यदि क्रिया कर रही हो, तो आप सत्य का साक्षात्कार अलग दृष्टिकोण से करते हैं, आप सीधे तत्क्षण सीधे पहुंच जाते हैं। नॉलेज बाई आइडेंटिटी है। माता जी अगर अटकलें लगाने लगे तो कितने बरस लगेंगे चीजों के निष्कर्ष तक पहुंचने पे, और तब भी नहीं पहुंचेंगी। ठीक है यहां तक तो? हाँ, आगे चलो। अब इसमें आगे एक आवश्यकता, क्योंकि विज्ञान के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा खड़ी हुई है वह है अपनी विषय वस्तु के भीतर प्रवेश करने की उसकी असमर्थता। वो उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। एक ऐसी आवश्यकता है जिसके कारण वह बाहरी दुनिया करने के श्रम करता है। हाँ, जो अपन अभी बात कर रहे थे, अब वही तो बात होगी ना इसके अंदर की भी, ऑटोमेटिकली चीर फाड़ करके उस जगह पे कितना भी जोर लगा लो उससे नहीं पहुंच सकता, उससे हाँ युक्त होती कैसे? है हाँ, सकता है। ये बाहरी अध्ययन करता है वो। बाहरी अध्ययन करके उससे उन अनुभव नहीं पहुंच सकते। भाई क्या तो इंद्रियों से डायरेक्टली कि मैंने टच किया, हाँ, पर अभी इन्होंने डायरेक्टली टच तो नहीं किया, पर अपनी ही इंद्रियों का एक्सटेंशन की, मैंने एक यान भेज दिया चांद के ऊपर, तो वो इनकी एक्सटेंशन हो गया अपनी ही इंद्रियों का। हाँ, या फिर मैंने इतने लाइट ईयर्स दूर प्रकाश ये भेजा, वहां की रिपोर्ट ये आई। या मैंने डायरेक्टली टच नहीं किया, पर मैंने सोनोग्राफी के द्वारा ये एक रिपोर्ट आई, तो आपकी ही इंद्रियों का एक एक एक्सटेंशन है, उस पे ये अनुमान लगाते हैं। अनुमान ही तो है ये, अभी तक कोई जाके तो वो चीजें देख के आया नहीं, न वो उस तरीके की दिखती। आपने एक्सरे से एक चीज निकल के आई, आपको एक रिपोर्ट आई, तो आप उस पे हाँ ये कि भी इसका ये अध्ययन हमने किया। आप बार बार स्टडी करते हैं, चीजों का निष्कर्ष निकालते हैं, उसका अनुमान उसके आधार पे निर्माण करते हैं, पर उसका तरीका यही है, वो जड़ तत्व से परे नहीं जा सकता। इसलिए वो ये कहता है कि अगर कोई आइंस्टाइन भी बना है, तो केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं या उनके रिएक्शंस है, उसका परिणाम है। हमको प्रक्रिया पकड़ में नहीं आ रही, और जिस दिन हमको पकड़ में आ जाएगी, उसके एक बाल से भी हम उसका डीएनए पूरा का पूरा निकाल के और हू बहू वैसा का वैसा खड़ा कर देंगे। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि जड़ तत्व के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, और अपने इस अप्रोच के अंदर वो हमेशा ही लड़खड़ाता रहता है, तो वो चीड़ फाड़ करता है इंद्रियों के आधार के ऊपर या उनके एक्सटेंशंस के आधार पे, उससे आगे वो नहीं जा सकता। तो यदि आप ये कहें एक बेसिक तरीके से कि भवन का निर्माण, क्योंकि किसी एक मेसन बैठा था, ऐसे ऐसे पत्थर आए, उसने इस क्रम से इन पत्थरों को रख दिया, तो ये भवन बन गया। तो आप कहो यार ठीक है, पहली बात तो इस दायरे में ये वर्णन हो नहीं सकता भवन का, पर यदि कहो भी तो इसी तरीके से इसी पैटर्न में क्यों रखे, तो इन क्यों का किसी इसके पास कभी जवाब हो ही नहीं सकता। कि आप कहो कि डीएनए ऐसे, वो प्रक्रिया को उसका कारण समझ बैठता है, और जिन चीजों के विषय में नहीं जानता उस बारे में उनको कहता है ये गुरुत्वाकर्षण है। अरे क्यों है भाई? उसने एक नाम दे दिया, उस नाम के आधार पे प्रक्रियाएं बताना शुरू कर दिया, और उसको कारण समझ लेता है, जबकि वो कारण नहीं है। प्रक्रियाएं कारण थोड़ी है। मेरे को जब तक सुविधा है, मैं एक कोई भी डिसिप्लिन फॉलो करता हूं। छोटा सा किसी का लाइफ स्पान है, वो कहता पंकज जी इस समय ये काम करते हैं, उसने एक नियम बना लिया, मेरे को सुविधा नहीं लगेगी, मैं बदल सकता हूं। तो प्रकृति
कई प्रक्रियाएं जो करती हैं अपनी सुविधा के लिए, और यदि आप बारीकी से देखें तो वो कभी रिपीट नहीं करती। माँ तो कह रही है रोग भी जो है, अगर जुकाम है, आपने नाम दे रखा है, बाकी कोई भी दो तरीके की, आपके ही दो इंस्टेंसेस पे एक तरीके का रोग ही नहीं होता। आप बार बार देखेंगे कि आपके जुकाम भी है तो आप कहते भी ये दवाई लेने से तो मेरे फायदा होता है, ठीक है, आपने ऑब्जर्व कर लिया, पर वो जुकाम भी कभी भी दो इंस्टेंसेस में एक जैसी नहीं होती। तो ये प्रक्रियाओं की जो है वो पूरा विश्लेषण करके ये कहता है मैंने कारण बता दिया। ये दो चीजों को, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इनको मिला के आप पानी बना देते हो, पर दोनों के अंदर उसका कोई भी गुणधर्म है नहीं। आपने चीर फाड़ तो कर ली उसकी, आपने अध्ययन कर लिया उसका, इन दो से बना, पर उन दोनों के अंदर वो कोई भी तत्व नहीं है जो जल के अंदर है, और इसी कॉम्बिनेशन से बना। अभी इसका तो उसके पास कोई कारण नहीं है, पर प्रक्रिया वो बता रहा है, ऐसे कॉम्बिनेशन से ये बन जाता है। तो प्रक्रिया ये प्रकृति के समझ में आई तो वो तब तक प्रभावी है, और जहां वो टूटती भी हैं, रात दिन इनके जो परीक्षणों में जो चीजें इनके परीक्षण के दायरे में नहीं आती, वो उसको एक अलग से कि भी हाँ ये चीजें तो हो ही जाती हैं, उनको वो अपने परीक्षण में शामिल नहीं करते। और जिन भी परीक्षणों के अंदर वो सफल हो जाते हैं उनको कहते हैं हाँ भाई ये मेरी सक्सेस स्टोरीज है। तो जीवों की चीरफाड़ या अन्य निर्मम प्रयोगों के द्वारा इस कमी को पूरा करने के इसके सभी हताश और क्रूर प्रयास उस दोष को दूर नहीं कर सकते। कितना भी आप डाइसेक्ट कर लो, उसकी ये जो कमी है, कमी क्या कि वो बाहरी अध्ययन से दूर नहीं जा सकता। अरे भाई आज चीरफाड़ कर रहे हो या कितनी भी चीरफाड़ कर लो, उससे कोई उस सत्य के ऊपर थोड़ी चले जाओगे। जब तक इस देह के पीछे सूक्ष्म है, सूक्ष्म के पीछे प्राणिक तत्व है, प्राणिक का भी सूक्ष्म है, उसके पीछे माइंड है, एक पर्टिकुलर आइडिया है जिसने एक ये रूप बना रखा है। ये धरती ऐसे क्यों, ये गैसियस फॉर्मेशन था, इसके बाद के अंदर ये अपना सोलर सिस्टम बन गया, इसके अंदर ये प्लैनेट्स आ गए, इसी जगह आके ऐसा ही वातावरण बना, ऐसी ही चीजें क्यों, कुछ नहीं। इसका जवाब कहाँ है? इसका जवाब तो है नहीं। हाँ, इन कंडीशंस के अंदर ये हुआ, वो प्रक्रियाएं बताएंगे आपको बड़ी हू बहू, रोज इसकी और गहरी जो शोध चल रही है, भाई सारी शोधें अभी तक भी चल रही है ना इसके ऊपर, तो चीर फाड़ कर रहे हैं वो जीवों की, पृथ्वी की, और कितने भी निर्मम प्रयोग वो कर रहे हैं, पर इस कमी को पूरा नहीं कर सकते। इसी डायमेंशन में आप हमेशा ही चलते रहो। किसी भी भवन के निर्माण का आप एक्सप्लेनेशन, यदि कोई मेसन क्या कर रहा है या उसमें बिल्डिंग मटेरियल क्या लगा है उसके आधार पे करोगे, तो जीवन भर भी और पूरी मनुष्य जाति भी कोशिश ये करेगी, तो आप ये कहेंगे इस डायमेंशन में इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन तो जिस व्यक्ति के मूल संकल्पना आई थी उसको पूछो। मातृ मंदिर का एक्सप्लेनेशन यदि कोई आर्किटेक्ट के हिसाब से देखोगे तो कुछ समझ में आएगा। वहां जो मजदूर काम कर रहे हैं, यदि उनको उसका सेंस नहीं है या बिल्डिंग मटेरियल्स है, उसके एनालिसिस से नहीं कर सकते। और उसका सच्चा समझ तो माँ से पूछोगे। तो ये तो डिवाइन मैजिशियन है, अगर मैजिक को समझना है तो उसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। और उसके अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं कि तब मैं कहता हूं वो आप समझना शुरू करते हैं जब आप मैजिशियन की चेतना में प्रवेश करते हैं, क्योंकि मैजिशियन तो ये परमात्मा स्वयं है, आप कितना क्या समझ जाएंगे, पर जितना उपयोगी होगा थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं प्रवेश करते हो, समझ नहीं जाते। तो दोष को दूर नहीं कर सकते, ये कितने भी प्रयास कर लो, इस डायमेंशन के ऊपर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो वो और ज्यादा बारीक, उसका और ज्यादा नजदीक क्लोज एक्सप्लेनेशन करने के लिए और चीरफाड़ करते हैं, और दोहन करते हैं तत्वों का, पशु पक्षियों का, जीवों का, एलिमेंट्स का। आगे आगे तो सारी चीज आएगी कि क्योंकि इसलिए प्राचीन ऋषि वह देखने में सक्षम थे। नहीं, योग नहीं, अवलोकन, हाँ, योग योग हमें ये व्यक्ति छोटी बड़ी से बाहर ले जाता है। ये नहीं, हमें योग अवलोकन कर्ता में दैहिक बोध
और मानसिक अहंकार बोध की कृत्रिम बाधाओं को विलीन करके भीतर में। हाँ, तो अभी ये जो बात हो रही थी उसी के अंदर ये बात भी आ गई ना कि हमें दैहिक भोग और मानसिक अहंकार से परे ले जाता है और कृत्रिम बाधाओं को विलीन करके वस्तुओं के भीतर प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। ये हाँ, योग की डेफिनेशन आ गई। भाई जिसको हम कहते हैं नॉलेज बाय आइडेंटिटी, हुँ, वो कह रहे, और ये शुरुआत है नॉलेज बाय आइडेंटिटी। और जब तक आप आइडेंटिटी से अपने आप स्वयं वो बन के नहीं जान जाते, जैसे माँ फूलों के अंदर कि इसका मूल तत्व क्या है, नहीं तो आप कैसे जानो। नॉलेज बाय आइडेंटिटी से ही भीतर प्रवेश करके आप सक्षम होते हैं। तो आपके पास वो इंद्रियां कौन सी है भाई? दैहिक बोध जब तक है अवलोकनकर्ता के अंदर, तो दैहिक बोध के आधार पे वो आपको देह मानेगा और देह से इंटरेक्शन करेगा, देह के माध्यम से आपसे संपर्क साधेगा। आप किसी व्यक्ति से आपको, या फिर मानसिक अहंकार बोध, मेरे को दीपक से क्या लाभ, एक चीज, या दीपक मेरे को खाली एक देह दिखता है, या उसकी कुछ आदतें हैं वो नजर आता है, या मेरे को दीपक एक आत्मा नजर आता है। अब कौन सी चीज है जो ये, अगर इस दृष्टिकोण से मैं देखूंगा तो हम दोनों का इंटरेक्शन कितना बदल जाएगा। हृदय के आधार पे भी जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो एक परिवार बोध आ जाता है। दैहिक बोध को तोड़ने के लिए अपने जो अहंकार बोध है, उससे छोटा सा अहंकार बोध है हमारा, जैसे ही हृदय का प्ले आता है वो उसमें कुछ थोड़ा ईज प्रदान करता है और हम कहते हैं मेरा परिवार। उसके अंदर आप उससे एक यूनिटी, उससे थोड़ा अपना ही एक एक्सटेंशन, फिर बाद में ये भारतीय है, उसके अंदर सुख लेते हैं आप। उसमें कोई दैहिक तो आप अलग अलग देख रहे हो, पर आपके सेंसेशंस को या उसकी रिपोर्ट्स को सुपरसीड कर गया आपका जो हृदय का भाव है, वो उससे परे चल जाता है। तो अवलोकन करता यदि दैहिक बोध के आधार पे देखता है इंद्रियों के माध्यम से, या मानसिक अहंकार बोध, मेरा सोच, आप उसके आधार पे यदि देखते हैं मेरे परसेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स, मैंने ऐसे देखा, मेरे ये कॉन्सेप्ट है, मेरे सपनों का भारत, अब उसके अंदर जो फिट नहीं बैठता, कितना भी व्यापक आपका मानसिक बोध हो या आपने एक आदर्श बना रखा हो, जैसे कि ये जो सेमेटिक रिलीजन्स है उन्होंने एक सर्टेन पैटर्न बना दिया, वो एक बोध है उनका, मान लीजिए, तो एक मानसिक अहंकार बोध है, उसकी कृत्रिम बाधाओं को विलीन करके वस्तु के भीतर प्रवेश करने में हमें सक्षम बनाता है। तो आप हार्ट के थ्रू किसी को अप्रोच करते हैं तो देखिए कैसे वो रेस्पॉन्ड करता है, और वही मानसिक तरीके से किसी को अप्रोच करेंगे, आप ये पाएंगे कि अच्छे भले लोग हैं उनको ही आप वो रेस्पॉन्ड नहीं करते। दैहिक बोध से अगर आप करोगे तब तो बिल्कुल ही रेस्पॉन्ड नहीं करते, फिर तो आप अहम के आधार के ऊपर। तो यदि आप इन बोधों के आधार के ऊपर चलते हैं तो आप कभी भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। मैं अगर दीपक को खाली देह मानूं, या खाली उसको एक प्राण मानूं, या उसको खाली एक मन मानूं, तो अपना जो इंटरेक्शन होगा वो बड़ा ही सुपरफिशियल होगा। मैं आपकी पूरी रिपोर्ट नहीं दे सकूंगा, और वही मैं आपको आपकी सारी कमियां हैं या आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं वो सारे को दरकिनार करके, कि माँ का एक साधक है ये। और इस दृष्टिकोण से यदि व्यवहार किया जाए, सोचिए हमारे व्यवहार में खाली इस एक एक दृष्टिकोण से, इस भाव से कितना फर्क पड़ जाएगा, और कितना मैं आपके भीतर प्रवेश कर सकूंगा। जितना ही आपसे यदि मैं सच्ची सिंपैथी रखता हूं, पशु के भी भीतर आप प्रवेश कर जाते हो, और वो ऐसी चीजें रिवील कर देता है आपको अपने डीपर मोमेंट्स के अंदर। या एक व्यक्ति जिसके आप सद्भाव रखते हो, कितनी चीजें आपको बता जाएगा, अपनी अंतरंग बातें बता जाएगा, जो उसके साथ 10 साल से 20 साल से कोई व्यक्ति रह रखा है, यार इसने हमको नहीं बताई ये बात। माँ के पास कोई व्यक्ति गया, थ्रू एंड थ्रू माँ उसको देख लेती है, और जबकि उसको डॉक्टर ने कितनी बार उसका परीक्षण किया होगा, क्या जानता है उसके बारे में, कुछ नहीं। थोड़ा सा आपको यदि अगर सूक्ष्म सेंस भी है तो आप डॉक्टर से पहले ही समझ जाएंगे, अरे इसके ब्लॉकेज तो बेचारे के यहाँ है, आप इसको हार्ट की दवाई दे रहे हो। कितना आप भीतर प्रवेश कर सकते हैं। या आप ये कहेंगे आप चिकित्सा कर रहे हो दूसरी, इसके बेचारे की प्रॉब्लम दूसरी है भाई, इसको थोड़ा बोलने का मौका दो, थोड़ी स्पेस दो इसको, वो परेशान है,
थोड़ा सा उसके जीवन में आप शिफ्ट करते हो, आप धीरे धीरे देखते हो कि उसकी जो समस्याएं हैं, जो भौतिक समस्याओं से भी परेशान था, उसके कई रोग रिफ्लेक्ट करना शुरू कर रहे थे, वो बड़ी शांति में आ जाता है, सुख में आ जाता है। और डीपर मोमेंट्स के अंदर फिर बाद में वो ऐसी चीज एक्सप्रेस करता है, वही व्यक्ति जो आप जिसको बिल्कुल अनप्रोमिसिंग कह रहे, ये तो आप क्या है, ये जड़ व्यक्ति है, वही आप ये देखते हो, अरे ये तो ऐसी चीजें एक्सप्रेस कर रहा है, इसके चेहरे के ऊपर ही पानी आ गया। पहले जो हम देखते थे कि कैसा ब्रूट आदमी है या कैसा, ये तो बिल्कुल क्रोध में रहता है, आवेश में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, इसमें रहता है, उसमें रहता है, गुरु के पास जाता है, चेहरे के ऊपर पानी आ जाता है। ऐसी चीज कर गुजरता है जो कोई दूसरा कल्पना नहीं कर सकता था। तो योग ये काम कर देता है, आपका हृदय ये काम कर सकता है। अरे योग कहो न कहो, ये सारी चीजें तो हम समझते ही हैं, तो हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, हमारे ये सारी चीजें हमारे उसमें है, एक्सेस में है, आपके हाथ में है। आप डील किससे किस तरीके से करते हैं, जगत उस तरीके से बोलना शुरू कर देता है। आगे यह हमें हमें व्यक्तिगत अनुभव की छोटी पकड़ से बाहर ले जाता है और हमें महान वैश्विक धाराओं में छोड़ देता है। क्योंकि योग जो है वो मतलब हम उस परात्पर के साथ में युक्त हो जाते हैं, तो हम हमारी जो जो इस फिजिकल की या जो इस अपनी जो एक छोटी सी जो मेंटेलिटी या जो अपनी सीमाएं हैं, इससे बाहर निकल करके हम मतलब इस यूनिवर्सल उस लेवल पे चले जाते हैं और व्यक्तिगत अनुभव की जो छोटी सी पकड़ है ना, उससे बाहर व्यक्तिगत निकल अनुभव करके आप कितना ले सकते हो। मान लो आपने अपने शरीर से अनुभव लिया, या आपने अपने माइंड से जो भी अनुभव लिया, उसको जब छोड़ के हम सारे यहाँ बैठे हैं, एक कॉमन हमारे बीच में एक एक सहचर्य हो गया, एक एसोसिएशन हो गया हमारा। किस आधार पे? इतना एसोसिएशन हमारा एक ब्लड रिलेशन के अंदर भाई है उससे नहीं है, जितना कि हमारा दूसरी चीज से हो गया। तो अनुभव की एक छोटी सी पकड़ है, उससे बाहर ले गया। क्या विचार आपका? मान लो कोई भी आदर्श हो सकता है, आपका कोई एक उद्देश्य हो सकता है, माँ की ओर आप चल रहे हैं, उस ओर कोई भी चल रहा है, आपकी एस्पिरेशन को कोई शेयर कर रहा है, तो आप कह रहे हैं यार मेरे जो खुद का जो भाई है ब्लड रिलेशन से, उससे अंतरंग तो ये व्यक्ति हो गया। हो सकता है मैं अपने भाई से कभी बात ही नहीं करता हो, और आपसे मेरी इतनी अंतरंगता है, आपके सुख दुख में मैं साथ हो गया। और ये जो मेरी व्यापकता है जितनी बढ़ती जाती है, जितनी ही बढ़ती जाती है, उतना ही मैं एक व्यक्ति सत्ता नहीं रहता, एक छोटा सा अहम नहीं रहता, कितनी विशालता होती जाती है। तो हमको महान वैश्विक धाराओं में छोड़ देती है ये। एक योग छोटा सा आपका सद्भाव, छोटा सा विचार, और जितनी ही आप विशाल इसके अंदर जाते हैं, वो आपको एक छोटे से दायरे में नहीं छोड़ता। इसीलिए श्री अरविंद जो हैं, जो भी लोग उनके संपर्क में आए, वो कहते हैं श्री अरविंद को जब आप उनके नजदीक जाते हैं तो कोई व्यक्तित्व का भाव आता ही नहीं। एक अथाह समुद्र के समक्ष आप हो, एक कोई ऐसी वैश्विक परात्पर चीज है, कोई ऐसा तत्व है, विशालता, उनके पास जाके, अरे अभी उनकी वाणी जब हम पढ़ते हैं, कितनी विशालता इसके अंदर आ जाती है। चीजों को देखने का परिप्रेक्ष्य जो है एक छोटे से दायरे से चेंज होके कितना व्यापक बन जाता है, और आप किसी को बता नहीं सकते। आपके जो आपने सपोज आपकी पत्नी है, उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते ये चीज कि इसमें कितनी विशालता है, कितनी क्या चीज है। जिसके पास ये चीज आ गई और वो कहता है, उसको दोबारा कभी समझा नहीं सकते आप कि आपकी अनुभव की छोटी सी पकड़ है, उससे बाहर भी बड़ी भारी चीजें हैं। यही चीज आपको महान वैश्विक धाराओं में छोड़ देती है। ऐसी विशाल धाराओं के अंदर आप संस्कृति के मूवमेंट्स देख सकते हैं, वैश्विक धाराएं हैं वो। जैसे हमने कहा कि जैसे शिव की एक अपनी आइडेंटिटी है, जैसे राधा की एक अपनी पृथक सत्ता है, वैसी भारत माता की अपनी एक पृथक सत्ता है। आप कहते हो ये रियल चीज है, ये कोई काव्यात्मक चीज नहीं है, तो आपको कितनी विशाल वैश्विक धाराओं में छोड़ दिया। अब आप अपने व्यक्तिगत अहम के लिए थोड़ी कार्य करेंगे। अब आपका जीवन के अंदर जो कार्य क्षेत्र होगा, आपका चिंतन होगा, कर्म होगा, भाव होगा, वो एक व्यक्तिगत अहम पे नहीं केंद्रित होगा,
आप कहीं गए, आप ये कहे भी मैं तो माँ के लिए कर रहा हूं, ये सिंथेसिस आपका और अंतरात्मा के ऊपर चला गया, तो आपकी क्रियाकलाप जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। बाहरी तरीके से कोई समझ नहीं सकता इस चीज को। तो ये जो अनुभव है आपको अपनी व्यक्तिगत अनुभव की पकड़ से हटा के वैश्विक, महान वैश्विक धाराओं में छोड़ देता है। आगे हमें व्यक्तिगत मैं को से बाहर ले जाता है, हमें वैश्विक सत्ता और वैश्विक मन के साथ में एक कर देता है, वही बात है। इसीलिए प्राचीन ऋषि वह देखने में सक्षम थे, जो अब हम फिर से अस्पष्ट रूप से देखना शुरू कर रहे हैं, कि न केवल प्रकृति स्वयं एक अनंत उद्देश्यपूर्ण विवेकपूर्ण चेतना शक्ति है, प्रज्ञा प्रसूता पुराणी, अपितु ये भगवान प्रकृति के भीतर उसके ऊपर अनंत वैश्विक रूप में आते हैं। ये मतलब अब हम वो जो ऋषि जो देखने में सक्षम थे, उसके लिए धीरे-धीरे जो अपन उसके साथ में इसका कोरिलेशन होगा पहले वाले सेंटेंस के साथ में, कि अब उस तक कैसे पहुँचे, है ना? तो वो उससे पहुँचने का जो प्रक्रिया है, वो जो है उसके अंदर अभी धीरे-धीरे अब विज्ञान और अभी आधुनिक मनोविज्ञान इस तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। हाँ, पहुँच अभी तक नहीं पाया और पहुँच भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर सिर्फ़ अस्पष्ट रूप से रहेगा उसका देखना कि प्रकृति स्वयं एक अनंत उद्देश्यपूर्ण और विवेकपूर्ण अव्यक्ति प्रज्ञा या चेतना की शक्ति है। तो जैसे अभी गॉड पार्टिकल ये लोग सर्च कर रहे हैं, या कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, या चीज़ें नहीं है। कुछ-कुछ उसके एक फ्लैश फ्लैश जैसे चमकता है, ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें ऐसे दिखती है, लेकिन उसका कोई रीज़न, कुछ चीज़ें अभी पकड़ नहीं पा रहा है, और पकड़ पाने में सक्षम भी नहीं होगा वैसे तो आगे तक देखने में, लेकिन ये कैसे क्या चीज़ होगी आइडिया नहीं है। इसके अंदर पहले ये मानते थे कि आपके जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, हुँ, ये तो जड़ है। हुँ, फिर जब पहली बार ये परीक्षण आया, अरे ये जड़ नहीं है, ये संवेदनशील है, हुँ, इसके अंदर भी भावनाएं हैं। हुँ, और अब हम का मतलब कोई सारे कॉमन तो अभी तक कहाँ तक इस तक आए हैं, पर मनुष्य जाति का एक ऐसा भाग, चिंतनात्मक भाग, जो उसकी क्रीम है सपोज, उसके अंदर धीरे धीरे जब वो इस पूरे जो विश्व के अंदर अभी तक का एवोल्यूशन हुआ है या जो कार्य हुआ है, उस पे जब दृष्टिपात करती है, तो वो ये देखती है कि इवन जिस तरीके का ये धरती का निर्माण भी हुआ, इसी एंगल के ऊपर है, इतनी ही स्पीड के ऊपर घूम रही है। मनुष्यों के जीवन के लिए इतनी इतनी गैसियस कॉम्पोजिशन का जरूरी है, इतने ही वातावरण का की आवश्यकता है, यदि इससे थोड़ा इधर उधर हो। अच्छा, उसके बाद जड़ तत्व से और ये आया डार्विन की थ्योरी, तो एक इसका मतलब कोई प्रज्ञा है जो कार्य कर रही है। पर ये वाली बात वो अभी भी नहीं कि जड़ तत्व क्या प्राण तत्व को उत्पन्न कर सकता है, वो मूल उसके ऊपर नहीं जा रहा। पर वो ये कह रहा हाँ कोई एनर्जी है, कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर वनस्पति भी है, उसके अंदर इतनी सुप्रीम इंटेलिजेंस है। अरे मनुष्य तो आज आया है, और मनुष्य अपना भोजन स्वयं निर्माण करता नहीं, तो पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, या सारे इस एवोल्यूशन को देखने का आपका तरीका जो है, आप ये कह रहे हैं कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस काम कर रही है, वो कैसे काम कर रही है? तो वो ये कहते हैं जी इनके डीएनए के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, अगर हम उसको डिकोड कर सकें, इसका ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जहरी उत्पन्न करेगा, इसका ये पर्टिकुलर ये गुण धर्म है, ये अपनी ऐसे संतति उत्पन्न करेगा। तो डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, पेड़ पौधों के ऊपर बनी। उन्होंने कहा इतनी सुप्रीम इंटेलिजेंस है इसके अंदर कि अपना बीज खुद जाके कुछ बेल है ऐसे ही स्थान के ऊपर लगा देते हैं, मनुष्य चाह के भी वहां नहीं उगा सकता। तो प्रज्ञा प्रसृता पुराणी, ऐसी प्रज्ञा, ऐसी चेतना की शक्ति है जो न केवल प्रकृति स्वयं एक अनंत उद्देश्यपूर्ण और विवेकपूर्ण अवैयक्तिक प्रज्ञा, व्यक्ति कोई इंडिविजुअलाइज्ड नहीं है, पर फिर भी सुप्रीम इंटेलिजेंस का काम कर रही है। भाई श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम सुपर कॉन्शियंस है, वो इनकॉन्शियंस के अंदर आ गया, और आके भी एक एक चीज के अंदर, एक एक पत्थर में, एक एक तत्व में, एक एक एलिमेंट के अंदर, और उससे जो क्रम विकास हो रहा है, सुप्रीम इंटेलिजेंस का काम कर रहा है। हमारे अभी तक जो है पूरी पकड़ में नहीं आई, बाकी एक एक पौधे में, एक एक वनस्पति के अंदर ऐसी सुप्रीम इंटेलिजेंस
और उसके कॉम्बिनेशंस के अंदर प्रकृति ऐसा काम कर रही है, हमारी शोध तो कभी वहां अगर इस ढर्रे पे चलते रहे तो हम पहुंच ही नहीं सकते। इवन वनस्पति में भी कितना प्रवेश किया आज तक भी हमने। तो इसका मतलब कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस तो है एक एक तत्व के अंदर, एक एक चीज के अंदर। कितने विज्ञान है, उसकी कितनी शाखाएं हैं, उसकी प्रशाखाएं हैं, उनके अंदर भी जितना ही हम गहनता से प्रवेश करते हैं उतना ही हम ये पाते हैं कि इसमें वंडर्स जो हैं, ऐसे रोज वंडर्स खुलते हैं। तो वो वंडर हैं किस चीज के? यदि उसके अंदर सुप्रीम इंटेलिजेंस इन्वॉल्व न होती तो किस चीज के वंडर थे? खुल जाता सारा पिटारा, आप कहते थे हाँ पा लिया भाई, इसमें और क्या है? कभी नहीं। एक कण को भी आप लेके चलते हैं, उसको कितना भी आप उस पर चलते रहें, या एक धारा को लेके चलते हैं, उसकी शाखा प्रशाखा, उसकी शाखा प्रशाखा, कभी अंत नहीं आता। तब धीरे 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 थोड़ी सी आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर ये इंप्रेस अपॉन होता है कि कोई एक ऐसी अव्यक्त, एक अवैयक्तिक, इम्पर्सनल कोई प्रज्ञा है या चेतना की शक्ति है, पर उसमें सुप्रीम इंटेलिजेंस है, अनंत उद्देश्य है उसमें, और विवेक शक्ति है। ऐसे नहीं कोई घालमेल हो गई, चीज एक चीज का है वो कर देगा कोई दूसरी चीज, ऐसा नहीं है। यह है कि भगवान प्रकृति के भीतर और उसके ऊपर अनंत वैश्व व्यक्तित्व के रूप में, विश्व में सार्वभौम सत्ता के रूप में सब जगह व्याप्त है, सार्वभौम है। पर इसमें सारों के समझ में आई ये नहीं है। अब हम मतलब मनुष्य जाति का एक भाग वो स्टम्बल अपॉन कर रहा है, ये आ रहा है यार। ये सारे को यदि हम देखें, देश की समस्याएं हैं या इसकी समस्याएं हैं या अभिव्यक्ति की समस्याएं हैं, सारों को बॉइल डाउन करें तो अब धीरे 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 वो आ रहे हैं कि हाँ क्या है ये। तो यहां तक वो आ रहे हैं किसी रूप विशेष में व्यक्तिभूत और साथ ही वैश्विक रूप में निवास करते हैं। सार्वभौम रूप में वही है, रूप विशेष में व्यक्तिभूत। एक रूप विशेष में आप इंडिविजुअलाइज हो गए, मेरे रूप में, आपके रूप में, किसी पेड़ के रूप में, पक्षी के रूप में, और साथ ही वैश्विक रूप में निवास करते हैं। या वे आत्म चेतना के रूप में निवास करते हैं जो अपनी विशाल और जटिल क्रियाओं को देखती, आनंद लेती और अपने उद्देश्य के लिए उनका संचालन करती है। आत्म चेतना के रूप में, चाहे वो आत्म चेतना किसी व्यक्ति के अंदर हो सकती है, या हम ये मान सकते हैं कोई ऐसी चेतना है जो सारे का आनंद ले रही है, वो सारे रूपों का निर्माण कर रही है। भाई यदि मानसिक चेतना न होती तो कोई कारण नहीं है कि बंदर से मनुष्य हो जाता। इतना, इसका मतलब कोई गाइडिंग चेतना है, कोई संचालन कर रही है। तो मनुष्य यदि लेके आई है तो उससे ऊपर की भी चेतना है। भी मनुष्य ये तो बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं चेतना का ये अंत हो गया। तो इसका मतलब कोई आत्म चेतना है, वो सारी चीजों को देख रही है, उन प्रक्रियाओं को देख रही है, आनंद ले रही है और अपने उद्देश्य के लिए संचालन कर रही है। नहीं तो ऐसा क्रम से ये चीज नहीं आ सकती थी कि मनुष्य आया है, मनुष्य के हायर रूप आ रहे हैं। अगर ये संचालन न कर रही होती तो इतना तो हमको समझ में आता है कि वो बंदर जो मनुष्य बन गया, आज मनुष्य होने के बावजूद भी वो कड़ी कहाँ चली गई। मतलब अगर पायदान के ऊपर चढ़ रहा सीढ़ी है, जो नीरा एकदम बंदर है से लेके धीरे धीरे सीढ़ी के ऊपर चढ़ता 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 और वो आज मनुष्य बन गया, तो ऐसे तो नजर नहीं आ रहे। भाई वो सीढ़ी पहले जब मनुष्य नहीं था तब तो सीढ़ी थी, जब मनुष्य आ गया इतना लंबा समय हो गया तो अब कोई तो नजर नहीं आ रहा कि पशु से उस सीढ़ी पे चढ़ के तो हमको सोपान तो नजर आने चाहिए। 20 सोपान अगर हैं या 50 सोपान हैं इस क्रम के, तो हमको नजर आना चाहिए कि ये 150th स्तर के ऊपर ये पशु है, फिर बाद में 250th 350th ये पूरा मनुष्य बन गया, ये इसमें अभी इतना बाकी है, ऐसा तो नजर नहीं आता। तो इसका मतलब इसके पीछे कोई बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण कोई ऐसी चीज जो इसका संचालन कर रही है। देखिए हम विवेचन करते आ रहे हैं इस चीज का। इसमें जब हम की बात होती है कि अब हम का मतलब ये है कि मनुष्य जाति का वो भाग जो इस प्रज्ञा को देख पा रहा है, केवल प्रकृति ही नहीं है, पुरुष भी है। पुरुष मतलब वो भाग जो सारे को देख रहा है, जो इसका संचालन कर रहा है, जो इस प्रकृति के रूपों का निर्माण कर रहा है।
तो इस तरीके का एक विवेचन है। ठीक बात है। आगे चलो। अब इसमें कोई बात किसी के, नहीं तो आगे चलते हैं। पृथ्वी पर मानव जीवन। हाँ, पृथ्वी पर मानव जीवन का प्रयोग अब पहली बार नहीं हुआ है। यह पहले भी लाखों बार किया जा चुका है और यह लंबा नाटक फिर से लाखों बार दोहराया जाएगा। अब हम जो कुछ भी करते हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी खोजें, हमारी त्वरित या कठिन उपलब्धियां, उसमें हम असंख्यों पूर्ववर्तियों के अनुभव से अवचेतन रूप से लाभान्वित होते हैं और हमारा श्रम हमारे लिए अज्ञात ग्रहों और अभी तक अनिर्मित जगतों में उपयोगी होगा। योजना, आकस्मिक भाग्य परिवर्तन, परिणाम निरंतर बदलते रहते हैं, पर फिर भी वे हमेशा एक शाश्वत कला की रीतियों द्वारा चालित होते हैं। ईश्वर, मनुष्य, प्रकृति तीन शाश्वत प्रतीक हैं। शाश्वत पुनरावृत्ति का विचार ऐसे मन को चेतावनी भरी घबराहट से व्यथित करता है जो मिनट, घंटे, वर्षों, सदियों परिमित की सभी अवास्तविक सुरक्षा के घेरों में उलझा हुआ है, परंतु अपने स्वयं के अमर तत्व और उसकी नित्य प्रवाहमान ऊर्जाओं के अक्षय महासागर के विषय में सचेतन सशक्त आत्मा इसके द्वारा एक अकल्पनीय आनंदातिरेक के रोमांच से अभिभूत हो जाती है। वह इस विचार के पीछे अनंत के बालवत हास्य और आनंद को सुनती है। ईश्वर, मनुष्य, प्रकृति ये तीन क्या हैं? उनकी भिन्नताओं की धाराएं कहाँ से बहती है? किस अकथनीय मिलन की ओर उनके संपर्कों की बढ़ती हुई राशि अग्रसर होती है? आओ हम घंटों और क्षणों से परे देखें। आओ हम वर्षों की बाढ़ और सदियों और सहस्राब्दियों की अवधारणा की दीवार को तोड़ दें और अपने कारागृह की सीमाओं से बाहर निकल जाएं, क्योंकि सभी चीजें हमारे दृष्टिकोण को हमारी मानवता के लौकिक हितों, अवधारणाओं और अनुभवों पर केंद्रित करने की चेष्टा करती है। हम यह जानने के लिए उनसे परे उनसे परे देखना होगा कि वे किसके हितार्थ कार्य करती हैं और किसका प्रतिनिधित्व करती हैं। संसार में कुछ भी अपने आप में नहीं, केवल उसी के द्वारा समझा जा सकता है जो इससे परे है। यदि हम सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमें अपनी दृष्टि उसकी ओर लगानी चाहिए जो सबसे परे है। वह जान लेने पर बाकी सब कुछ समझ आ जाता है। ठीक है। इसको कल देख लेंगे, उसे बना के पूरा। इसमें ये जो स्कीम बता रहे हैं, आपको यदि याद हो, रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर हमने पढ़ी थी। रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर आप फिर से पढ़ सकते हैं, एक एवोल्यूशनरी स्केल, क्रम विकासमय क्रम, ये हम पढ़ के गए थे। उसके विषय में भी बात करी थी। उसमें अंत में आपके पास इंग्लिश का सेट है, वो उसका पेज नंबर है 136, पहले वॉल्यूम का। उसमें श्री अरविंद ने वहां ये कहा था कि जो हम मानते हैं कि पृथ्वी अभी बनी है, इसी तरीके से बनी है, तो हमारे जो मेथड्स हैं मॉडर्न जियोलॉजिस्ट्स के, सोचने समझने की धरती, हम कार्बन डेटिंग करते हैं, हम इसको पीछे जाके देखते हैं, ऐसे निर्माण हुआ। तो श्री अरविंद ने वहां ये कहा था, मैन हु थिंक देमसेल्व्स एडवांस्ड एंड मास्टर्स ऑफ नॉलेज बट आर ओनली इन्फेंट्स एंड बेबलर्स इन देयर ओन साइंसेस। ये खाली बच्चे हैं और बेबलर्स हैं, बकबक करने वाले हैं, ये बड़बड़ाते हैं। जैसे बच्चा सीख रहा है अभी बोलना, वो बेबल करता है ना। तो ये कितने भी बड़े विज्ञान ये कह रहे हैं हम कार्बन डेटिंग से ये पता लगा रहे हैं, इन चीजों से ये पता लगा रहे हैं, वो सारे विज्ञानों को कुल मिलाओ तो वो खाली इन्फेंट्स हैं। दूसरे
इसके बारे में ये बड़ी एक विचित्र बात है, इसको हम ऐसी पास नहीं करना चाह रहे कि थोड़ा हमको सेंस आए। इसके विषय में माँ श्री अरविंद ने अलग अलग तरीके की अलग अलग स्थान पे बातें कही हैं, पुराणों में भी बातें हैं। एवोल्यूशनरी स्केल को आप दोबारा पढ़ना, क्रम विकास में क्रम, ये आपके पास उसके अंदर रिकॉर्ड ऑफ योग का जो होगा उसमें हमारा है। इंग्लिश के अंदर आपका एवोल्यूशनरी स्केल 10वां और 11वां वॉल्यूम जो है उसके अंदर। अच्छा, इसके संबंध में एक स्थान के ऊपर माँ ये कहती है कि ये जो क्रिएशन है ये 7वां क्रिएशन है, और 7वां होने के कारण ओकल्टिस्ट ऐसा कहते हैं, थियो माँ कह रही है ऐसा कहते थे। ये कह रहे हैं, अब मैं ये एक पैराग्राफ और पढ़ के बता देता हूं आपको। मतलब मैं इसके विषय में जहां जहां माँ श्री अरविंद ने अलग अलग क्या क्या कहा है, एक बार मैं आपको वो दे देता हूं, इसका आप क्या बनाते हैं, क्योंकि इसके विषय में अभी तो देखिए समय नहीं रहा, हम अगली बार फिर से लेंगे। बड़ी विचित्र सी बातें हैं ये, और जगह जगह मिलती नहीं ये इस तरीके से जैसे ये यहाँ कह रहे हैं। हाँ, और कुछ पद्धतियां हैं, थियोसॉफी वाले हैं वो इस तरीके की बातें कहते हैं। पुराण भी अपने तरीके से कई बार जब सृष्टि की रचना, सृष्टि उत्पत्ति की जब बातें होती है तब इस तरीके की बातें कहता है। अब उन सारों को मिला के हम कहाँ रखें, क्या बनाएं उनका? तो यहाँ माँ एक जगह ये कह रही हैं, ये 4था वॉल्यूम है माता जी का, तो खाली मैं एक सेंटेंस इसका पढ़ के बता देता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू देम, जो विभिन्न कुछ ट्रेडिशंस हैं उनके हिसाब से, ट्रेडिशंस से दैट ए यूनिवर्स इज क्रिएटेड देन विड्रॉन इन द प्रलय, फिर प्रलय के द्वारा वो अपने अंदर ले लिया जाता है, देन ए न्यू वन कम्स एंड सो ऑन। प्रलय हो जाती है, फिर बाद में नया उसके अंदर से आ जाता है। हम भी ये कहते हैं प्रलय होती है, तब भगवान सारी चीजों के बीज है वो नाव में लेते हैं, और फिर नई जब सृष्टि होती है इन उन बीजों से नई सृष्टि कर देते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू देम वी शुड बी द 7th यूनिवर्स, और उन जो कुछ ट्रेडिशंस हैं उनके हिसाब से हम 7वें यूनिवर्स होने चाहिए। एंड बीइंग द 7th यूनिवर्स वी आर दैट विच विल नॉट रिटर्न इनटू प्रलय, जो प्रलय में फिर से नहीं रिटर्न करेगा, बट प्रोग्रेस कॉन्स्टेंटली विदाउट गोइंग बैक। पर अब ये यूनिवर्स की जिसकी माँ बात कर रही है उसका वो कितना लंबा होना चाहिए, क्योंकि क्रम विकास में क्रम में श्री अरविंद यहाँ ये भी कह रहे हैं, मान लो 7 बार आपका ये हुआ, पर 7 के अंदर जो कह रहे ब्रह्मा जी का एक दिन, फिर बाद में कल्प की उनकी जो बात है कि उनका ये इतना कल्प है, और उसमें भी जिस प्रिंसिपल को वो सामने लाना चाहते हैं उस हिसाब से उनका दिन छोटा बड़ा कैसा होता है। 7 क्रिएशन तो हुए, पर 7 के अंदर एक क्रिएशन की दूरी इतनी या लंबाई इतनी हो गई, ड्यूरेशन इतना हुआ, अभी हम नहीं जानते ये, और अलग अलग तरीके हैं ये भौतिक पे होते हैं या कहाँ होते हैं ये भी पता नहीं कहाँ। But being the 7th, we are that which will not return into pralay, but progress constantly without going back. It is because of this that there is in the human being this need of permanence and of an uninterrupted progress. It is because the time has come. अब समय आ गया है कि मनुष्य अब uninterrupted, पर मनुष्य मतलब ये सारे ही मनुष्य जो है अविच्छिन्न प्रगति करते रहेंगे ऐसा भी नहीं है। इसके अंदर तो वो ये कह रहे हैं कि सुप्रामेंटल से पहले छंटनी हो जाएगी, और जो इस ओर खड़े हैं वो इसमें रह जाएंगे, जो मिथ्यात्व की ओर है हो सकता है उनका सफाया हो जाए, और हो सकता है यहाँ एक तरीके की प्रलय आ जाए और कुछ ही लोग बचें। ये सारी संभावनाएं हैं। तो पृथ्वी पर जो मानव जीवन है उसके बारे में ये है। अच्छा, इसकी अलावा एजेंडा के अंदर माँ ये कह रही है मैं एक समय पृथ्वी पर रही हूँ और मेरे को उसकी मेमोरी है, और ये कोई खाली मेरे को अनुभव नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि मैं ऐसे जगह रही हूँ। उसका वो कुछ लोकेशंस भी वो दे रही हैं कि इधर था, और वहाँ पूर्ण सामंजस्य था उस समय। पर यदि हम उसके कोई अक्षांश या ये ढूंढने की कोशिश करें
वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इस जगह नहीं था। अब वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं? ये सारी चीजें हैं जो हम अगली बार पकड़ेंगे। इसको एक-एक को कोशिश करेंगे कि क्या हम इसका कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ हम इसको छोड़ देते हैं।